उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले एक दशक में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की भूमि भारत की दार्शनिक नींव का जन्म स्थल है। बिहार की भूमि पर जब उतरा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। वो भी सांसद बने लोकसभा 89 में, मैं भी बना। वो भी केंद्र में मंत्री बने, मैं भी बना। वो मेरे सीनियर मंत्री थे। हमारा मिलाप हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इंजीनियर और मैं वकील, पर हमने कभी भी हमारी बात को छोड़ा नहीं। आज का दिन मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। एल.एन. मिश्रा जी इस भूमि के एक और सपूत, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे संस्थान में आकर, और वो भी 5 दशक की यात्रा पूरी हो चुकी है, और मौका भी क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने has bestowed credential on this great institution of a very different, unique nature. एक कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस होते हुए ये रिकॉग्निशन मिली। My congratulations to everyone associated with this establishment. It is the result of combined efforts of the faculty and dear students, boys and girls. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब युवाओं के पास अभूतपूर्व अवसर मौजूद हैं। एनडीए सरकार की लाई गई नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह विचार मंथन, राष्ट्र और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बॉयज एंड गर्ल्स एम्स टू नर्चर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, thoughtful citizens, job creators, wise human beings, and a true reflection what we want in this nation. Bihar was a global hub of education, constellation of great universities. नालंदा 5वीं शताब्दी में और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। A great center of Buddhism. 800 साल पहले तक जब वो उत्पात नहीं हुआ, तांडव नृत्य नहीं हुआ, तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक। वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ। और इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में, व्हाट एन इलस्ट्रेशन। मैं बता सकता हूं अनगिनत संस्थाएं हैं। ओदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई, पर नालंदा, विक्रमशिला, ओदांतपुरी ये 3 मूर्ति हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। They will always be beacon of light to us कि हम कहाँ थे और हमें अब कहाँ जाना है। सुखद विषय है, उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अरे सबको एक साथ मिला लो तो भी नालंदा का मुकाबला नहीं होता है। आपातकाल का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। कल का दिन 25 जून
आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दिया। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है। जब यह तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarity committed during emergency, the darkest period of Indian history. And we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan ji. महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं, तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने आध्यात्म को सही अर्थों में आत्मसात करने की जरूरत है। हम द्वैत में अद्वैत को देखते हैं, हम भेद में भी अभेद देखते हैं, हम विविधता में भी एकता देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, श्री नारायण गुरु का मंत्र था, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यनु। यानी पूरी मानवता की एकता, जीव मात्र की एकता, ये विचार भारत की जीवन संस्कृति का मूल है, उसका आधार है। आज भारत उस विचार को विश्व कल्याण की भावना से विस्तार दे रहा है,
आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। भारत की संसद दुनिया के लिए लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए एक आदर्श है। भारत की संसद में बहुत गहराई है। भारत की संसद पूरे साल काम करती है। जी हां, जब सत्र नहीं होता तब हमारी संसद अपनी समितियों के जरिए काम करती है, बहुत ही सहज और सरल तरीके से। और यही कारण है कि संसदीय स्थायी समितियों को मिनी संसद कहा जाता है। संसदीय समितियां गहन वाद विवाद, रचनात्मक चर्चा और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करती हैं। मुंबई में आयोजित संसद, राज्यों और संघ क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने संसदीय कामकाज में समितियों के महत्व को साझा किया। लोकतंत्र में संवाद, विचार, चर्चा, आपस में अनुभव साझों के माध्यम से हमने देश की 75 वर्ष की यात्रा की और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और जीवंत लोकतंत्र भी है। और हमारी ये संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती हैं और इस संसदीय समितियों के माध्यम से हम जहां शासन में पारदर्शिता लाते हैं, जवाबदेही लाते हैं, उत्तरदायित्व लाते हैं और उसके साथ सामाजिक कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची नहीं पहुंची और उन योजनाओं के मूल्यांकन के साथ उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी समीक्षा करने का काम ये समितियां करती है। किसी भी लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता का बहुत ही महत्व होता है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर विमर्श किया गया। 2 दिन में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और फैसले लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय फैसले आने वाले समय के अंदर हमारे संस्थागत समन्वय को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धन के अपव्यय को रोकना और एक एक पाई और एक एक रुपए का जनता के कल्याण के लिए नियोजित तरीके से खर्च होना, इसके लिए समिति निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम कर पाएगी। मेरा मानना है कि संसदीय समिति के अंदर जो माननीय सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में, उनका जनता से सीधा संवाद और चर्चा रहती है। वो जमीन पर उन योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के होने वाले प्रभाव को भी जानते हैं और उस प्रभाव से होने आकलन को भी जानते हैं। इसलिए जब संसदीय समितियों में जब वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको जमीनी स्तर की जानकारी होने के कारण वह धन के नियोजन के साथ इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शासन की कार्यकुशलता लाने के पर, वित्तीय कुशलता लाने के साथ और एक पारदर्शिता सिस्टम लागू करने में इन संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का यह सम्मेलन वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मेरा मानना है कि संसदीय समितियां
ठीक से आकलन करने लगे, ठीक से समीक्षा कर सके, तो हम बेहतर पारदर्शिता वित्त में ला सकते हैं। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन और परिवर्तन की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अंदर, शासन के अंदर, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमेशा परिवर्तन के बहुत अवसर होते हैं और परिवर्तन समय के अनुसार, नई नीतियों के अनुसार और टेक्नोलॉजी के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस परिवर्तन में हमने डीबीटी के माध्यम से एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने उस अपव्यय को रोका और जो वांछित व्यक्ति है, जिसको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस तक उन योजनाओं का लाभ मिलने का प्रयास शुरू हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक वो धन का ठीक से उपयोग होने लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता में निहित होती है और प्राक्कलन समितियां इसकी प्रहरी हैं। आने वाले समय में हमारा विचार है राज्य की विधानसभा की समितियां और लोकसभा की संसदीय समितियों के अंदर हम प्रशिक्षण आयोजित करें, ताकि तकनीकी का उपयोग कर डेटा एनालिसिस कर हम वित्तीय पारदर्शिता ला सकें और उस अपव्यय को रोक सकें और जिसके लिए धन का आवंटन हुआ है, जिस मद के लिए आवंटन हुआ है, उसमें ठीक से नियोजन हुआ नहीं हुआ, ये भी हम एआई के उपयोग से बहुत बड़ी पारदर्शिता ला सकते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तार से दी। बहुत सारे फैसले हुए, निर्णय हुए। आने वाले समय में 75 वर्ष की यात्रा के अंदर, जब पूर्व अध्यक्षों ने, प्राक्कलन के समिति के अध्यक्षों का मानना है कि संसदीय समितियां सरकार के विरोध में काम नहीं करती, सरकार के पूरक, सरकार के मार्गदर्शन और सरकार को सलाह देने का काम करती। और मेरा मानना है सरकार को भी उसी सकारात्मक रूप से इन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को लेना चाहिए और अधिकारियों को उन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर एक्शन टेकन ठीक से हो, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में हमने न केवल अपने अनुभव साझा किए हैं, बल्कि जनहित में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में आपने जो उत्तम विचार, अनुभव साझा किए, निश्चित रूप से इससे राज्य और केंद्र में वित्तीय अनुशासन भी आएगा, पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी आएगी और कार्यकुशलता भी बेहतर होगी और हम एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत के लिए, बेहतर राज्यों के लिए एक अच्छे परिणाम इन संसदीय समितियों के सुझाव के माध्यम से दे पाएंगे। इस मौके पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने भी अपने विचार साझा किए। संसद और राज्य विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमिटीज के राष्ट्रीय सम्मेलन का 2 दिनों का यह सत्र अत्यंत उपयोगी रहा। यह सम्मेलन एक कॉमन बट डिफरिंग लेजिस्लेटिव इनसाइट्स का एक उल्लेखनीय मंथन मंच रहा। यहां देश भर के विधान मंडलों से एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य एकत्र हुए। हमने यहां संस्था की 75 साल की गौरवमयी यात्रा को रिविजिट करने के साथ साथ यह मंथन किया कि कैसे हमारी संसदीय व्यवस्था के भीतर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी को और हम मिलकर मजबूत करें। सम्मेलन में चर्चा के दौरान हम सब ने वक्ताओं के बड़े प्रबुद्ध विचार और अनुभव ध्यान से सुने। इस बात पर लगभग हम सभी एक मत थे कि संसद एवं विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमेटी का मैंडेट बहुत ही व्यापक और आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मायनों में इनका काम अन्य संसदीय समितियों से कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण है। एस्टीमेट्स कमेटी ने संसद एवं विधानसभाओं में अपनी व्यवहारिक सिफारिशों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल डिसिप्लिन
एंड इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बेंचमार्क स्थापित किया है। यह सम्मेलन भारत की संसद और विधान मंडलों की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।